अस्सलाम वालेकुम। आज की रूम का नाम है आईडोर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टास्क 1 है व्हाट इज़ एन आईडोर। आईडोर का मतलब है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्या होता है हम रूम में अंदर देखेंगे, और ये एक एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटी है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है ये भी हम देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास जब आप एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई डाटा नज़र आता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर सेव हों, कुछ फाइल्स हो सकती हैं कि आपकी वेब रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको कुछ फाइल्स रिटर्न की जाएँ। ठीक है, तो अगर अब वेब सर्वर आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है कि आप अपने अलावा बाकी यूज़र्स के डेटा को एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है, और आप फिर भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप फिर भी इस काबिल हैं कि किसी दूसरे यूज़र के डाटा को देख सकें, तो इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर आईडोर की वल्नरेबिलिटी है। ज़्यादा सेंस नहीं बनाई तो फिर भी देख लेंगे, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो व्हाट डज आईडोर स्टैंड फॉर? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। आईडोर की एग्जांपल देखते हैं जी। कह रहे हैं मिसाल के तौर पे आपने एक ऑनलाइन सर्विस के लिए साइन अप किया है और आप अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो वेबसाइट ने आपको ये वाला यूआरएल दिया है, ठीक है, कि onlineservice.thm की कोई वेबसाइट है और उसके बाद इस तरह का कोई क्यूरी स्ट्रिंग में पैरामीटर लिखा है यूज़र आईडी इक्वल टू 1305। ठीक है, अब आप पे ट्रस्ट किया गया है कि आप, क्योंकि आप इस अकाउंट के अगेंस्ट साइन अप है तो आप इसी की इन्फॉर्मेशन को चेंज करेंगे। लेट्स से मैं इसको 1305 से उठा के 1306 कर देता हूँ, या फिर मैं इस यूज़र आईडी की वैल्यू जैसे यहाँ लिखा है कि 1000 कर देता हूँ। तो क्या ये ऐसा है कि मुझे ये जो यूज़र आईडी 1000 वाला है यूज़र, उसकी भी प्रोफाइल की डाटा चेंज करने की एक्सेस मिल जाएगी? अगर ऐसा है तो आपने एक आईडोर की वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो अब इन्होंने एक एग्जांपल दी है, हम वो देखते हैं। व्यू साइट पे आप आएँ। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? चेक थ्रू द ईमेल्स बिलो एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई एन यूआरएल दैट लुक्स लाइक इट कुड पोटेंशियली बी वल्नरेबल टू एन आईडोर अटैक एंड क्लिक ऑन इट। अच्छा जी, आपको कहा जा रहा है कि आप ये ईमेल्स देखें, ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसा यूआरएल ढूंढें कि जो आपको लगता है कि आईडोर के अगेंस्ट वल्नरेबल हो सकता है। हमने यहाँ भी एग्जांपल अभी क्या देखी थी कि जिसके अंदर क्यूरी स्ट्रिंग में कोई पैरामीटर की वैल्यू पास हो रही है और ये डाटा प्रॉपरली सैनिटाइज सर्वर एंड पे नहीं किया गया, तो इसका मतलब कि आईडोर की वल्नरेबिलिटीज के अगेंस्ट इस व्हाट यू कैन से ये वल्नरेबल है। ठीक है, चलो हम एक ईमेल एक एक करके खोलते हैं। पहली ईमेल क्या है जी? ऑर्डर शिप्ड, योर ऑर्डर नंबर 1234 हैज़ बीन शिप्ड। तो इसके अंदर तो ऐसा कोई क्यूरी स्ट्रिंग का पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट में क्या है जी? ऑर्डर कन्फर्मेशन कहा जा रहा है। यू कैन व्यू योर इनवॉइस बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। तो अगर हम इस 1234 को 12345 कर दें या कुछ ऐसा कर दें तो मे बी ये आईडोर के अगेंस्ट वल्नरेबल हो। अगली दो ईमेल्स भी देख लेते हैं। नो रिप्लाई वाले में ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स कि ये जो है इस तरीके का डाटा है कि मेरे ख्याल में ये सर्वर कुछ ख़ास तरीके से जनरेट कर रहा है, तो इसको हम शायद एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो यही हमें लग रहा है 1234 वाला। इस पर क्लिक करते हैं तो क्या आया जी? नाउ यू कैन व्यू द ऑर्डर कन्फर्मेशन विच कंटेन्स योर डिटेल्स, ट्राई चेंजिंग द यूआरएल टू व्यू द ऑर्डर नंबर 1000। आपको अपने इनवॉइस की डिटेल तो मिल गई, पर अगर आप इस वैल्यू को चेंज करके देखें 1000, देखें जी आपको एक और यूज़र की वल्नरेबिलिटी का डाटा भी नज़र आ चुका है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब कि ये हमने आईडोर फाइंड कर लिया है इस वेबसाइट के अंदर, इस यूआरएल के अगेंस्ट। इसे प्रॉपरली चेक करना चाहिए था कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, तो उसके अगेंस्ट ही डाटा देना चाहिए। तो हम ये फ्लैग पहला सबमिट कर देते हैं। इसे करते हैं मिनिमाइज़ और इसको भी ख़त्म करते हैं। हम आते हैं टास्क 3 पे, फाइंडिंग आईडोर्स इन इनकोडेड आईडीज़। इनकोडिंग हमने पिछले रूम में भी देखी थी। अगर आपने वीडियो वो पिछली नहीं देखी तो आप देख लें, आपको फ़ायदा देगी। तो इनकोडिंग क्या होता है कि जब हम पेज टू पेज डाटा सेंड कर रहे होते हैं, बेशक वो हम क्यूरी स्ट्रिंग में मिसाल के तौर पे यहाँ लिख के भेजते हैं, या फिर हम कुकीज़ की फॉर्म में डाटा सेंड करते हैं। कुकी क्या होता है कि सर्वर आपके ब्राउज़र के अंदर कुछ डाटा सेव करता है ताकि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर किया जाए, आपको हर दफ़ा लॉगिन ना करना पड़े, आपका सेशन मेंटेन रहे, आपका जो मतलब आपका कुछ चीज़ें कर चुके हैं वो सर्वर अपनी साइड पे सेव भी कर लेता है ताकि उसे पता चले कि अगली दफ़ा आपको कहाँ से कुछ चीज़ें रेंडर करानी है। ठीक है, तो बेशक आप पोस्ट से डाटा सेंड करें, क्यूरी स्ट्रिंग से, कुकी से, तो वेब डेवलपर्स क्या करते हैं कि रॉ डाटा उठाते हैं और उसे इनकोड कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है ओवर द वेब, तो उसके अंदर हमारे पास अगर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जिनके अंदर इश्यूज़ आ सकता है या स्पेसेस हैं, तो बेहतर होता है कि हम इसे इनकोड कर दें। इनकोडिंग में सिर्फ ये वाला कैरेक्टर सेट जो इस्तेमाल होता है, जो बाइनरी डाटा जो भी आपके पास है, जिस भी तरह का स्ट्रिंग है, तो जिस भी तरह का डाटा है उसको इन वैल्यूज़ की मदद से एक और फॉर्म में चेंज किया जाता है जिसे हम इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग रिवर्सिबल है। ठीक है, आप ये डाटा पास करें, आपको इनकोडेड फॉर्म में डाटा मिल जाएगा, और इसी तरह इसका रिवर्स है। ये हम बेस 64 डिकोड की वेबसाइट से ये काम कर भी सकते हैं। मोस्ट कॉमन टेक्निक जो है इनकोडिंग की वो बेस 64 है और ये प्रीटी इजी टू स्पॉट है।
अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुकी में कोई इस तरह की वैल्यू पड़ी है तो उसे डिकोड करने की ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। इनकोडिंग के बाद डाटा इस फॉर्म में चला जाता है, डिकोड करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई आईडी की वैल्यू मिल जाए। अब आईडी की वैल्यू चेंज करो, जैसे यहाँ पे 30 है, 30 को 50 कर दें, ठीक है। 50 करने के बाद जैसे इसने 10 किया है, 10 करने के बाद दोबारा इनकोड करके कुकी में सेव करें और यूआरएल को दोबारा रिफ्रेश कर लें वेब पेज को। तो अगर आपके पास दोबारा से 10 वाले का डाटा आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आइडोर की वल्नरेबिलिटी मौजूद थी, ठीक है। कौन सी जी इनकोडिंग की टाइप है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है? बेस 64। हम इसे सबमिट कर देते हैं तो हम ये वाला टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फाइंडिंग आइडोर इन हैश्ड आईडीज़। हैश जैसे आपको पता है कि ये वन वे फंक्शन होता है और ये सिस्टम की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, और प्लस हम पासवर्ड्स जो हैं वो डेटाबेस में हैश्ड फॉर्म में रखते हैं सो दैट इफ़ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैव द एक्सेस तो फिर भी वो जो है उसको ना पढ़ सके कि किस यूज़र का क्या पासवर्ड है, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़, और इसके मल्टीपल पर्पजेस हैं जो ये सर्व करते हैं। अच्छा, हैश्ड आईडीज़ आर लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड टू डील विद देन इनकोडेड वंस, ठीक है, बिकॉज but they may follow a predictable pattern such as being hash version of integer value. For example, the ID number 123 would become this if MD5 hashing were in use. If it's worthwhile putting any discovered hashes through web service as this, which has database of million of hashes to value results. अच्छा, अब कहते हैं कि जी देखें hashes जो हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मीन्स कि अगर कोई हैश वैल्यू स्टोर है कुकी के अंदर तो उसको रीड करके ये देखना, उसको रिवर्स करना और वैल्यू निकालना कि इसमें ऐसा क्या पड़ा हो सकता है। बट इन्होंने कहा कि क्रैक स्टेशन की एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाएं, अगर इसको रिवर्स करें, अगर आपको इसका कोई इंटीजर वैल्यू मिल रही है, मिसाल के तौर पे 123 मिल रहा है, तो इसका मतलब कि मैं अगर 124 है उसका हैश निकाल लूँ और वो कुकी में सेव कर दूँ दोबारा से, तो हो सकता है कि मुझे 124 का डाटा मिल जाए, ठीक है। अब इसमें हमने किसी भी तौर पर इसको रिवर्स नहीं किया, ठीक है। हमने रेनबो टेबल की मदद से जो क्रैक स्टेशन पर पढ़े हैं 123 की वैल्यू 123 वैल्यू से एक्सट्रैक्ट की और 124 का हैश रीजनरेट किया, ठीक है। बस ये हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया। तो कॉमन कौन सी हैश का एल्गोरिदम है? MD5 है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब कुछ आईडीज़ तो हैं, जैसे हमने देखा कि इंटीजर वैल्यू है 123 रख दिया जी उसने, हमने चेंज करके 124 कर दिया या 125 कर दिया। अब कुछ अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स भी तो हो सकते हैं, जैसे कि मीन्स कि वेब डेवलपर जो है सर्वर साइड पे कोई कस्टम किस्म का जो है यूज़र आईडी की वैल्यू सेट करता है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट या अगली क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पे 32CE7, अब ये CE कहाँ से उठ के है, अगला वैल्यू में CE आता है या नहीं आता, तो ये चीज़ है अनप्रिडिक्टेबल आईडीज़ में ये कंसेप्ट होता है। अगर ये प्रीवियस इनकोडेड और हैश वाले चक्कर से ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई होती तो अब आप ऐसे करो कि आपको ये तो फाइंड आउट करना है ना कि आइडोर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप 2 अकाउंट बना लें, ठीक है, और दोनों अकाउंट की बेशक अनप्रेडिक्टेबल आईडी है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा 327CED, और एक और अकाउंट में जब आप अपनी प्रोफाइल की इन्फो चेंज करने लगेंगे या कुछ भी जो URL आइडोर के अगेंस्ट सस्पिशियस है कि वल्नरेबल है या नहीं, तो उसमें कोई और एक पैरामीटर की वैल्यू होगी, ठीक है। दोनों लेजिटिमेट हैं, तो आप एक की वैल्यू दूसरे अकाउंट के अंदर यूज़ करके देखें, तो अगर आपको उससे एक्सेस मिल जाती है तो इसका क्या मतलब है कि आइडोर जो है एग्जिस्ट करता है। आपने आईडीज़ प्रेडिक्ट नहीं की, आपने एक की आईडी दूसरे में और दूसरे की आईडी पहले में इस्तेमाल करके देखिए। तो मिनिमम कितने अकाउंट चाहिए आइडोर चेक करने के लिए? 2, जिनकी आईडीज़ हम स्वैप करके देखेंगे। तो ये इसका आंसर है, होपफुली करेक्ट होगा। तो टास्क 6 में क्या है? वेयर आर आइडोर्स लोकेटेड? द वल्नरेबल एंड पॉइंट यू आर टारगेटिंग मे नॉट ऑलवेज बी समथिंग इन यू सी इन एड्रेस बार। अच्छा, ये हमेशा यहाँ पे नहीं होगा जी। अगर आप ऐसे लिखें ये यूज़र आईडी इक्वल टू करके आपको कुछ मिलेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है कोई एजेक्स की कॉल जा रही हो। एजेक्स की कॉल में क्या होता है कि आप यहाँ से ये सिस्टम ये आपका वेब ब्राउज़र फॉर एग्जांपल आपको इस तरह नज़र आ रहा है और रिफ़्रेश हुए बगैर अगर सर्वर से आपकी तरफ कोई डाटा आ रहा है तो एजेक्स की कॉल के थ्रू आता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि हो सकता है कि एजेक्स की रिक्वेस्ट के अंदर ऐसा कोई URL हिट हो रहा हो जो कि आइडोर के अगेंस्ट वल्नरेबल हो। Sometime endpoint have unreferenced parameter that may have some use during development and got pushed to production. For example, you may notice to call a call to users/details displaying your user information authenticated through your session. But through an attack known as parameter mining, you discover a user ID parameter, then you can display other user information. For example, user details user ID equal to 1 2 3, which means that कि आपको for example एक ऐसा endpoint मिला /user/details, तो मे बी कि ये भी आइडोर के अगेंस्ट वल्नरेबल हो। हालांकि ये कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा, सिर्फ एक पेज रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे डिटेल्स का पेज चाहिए और कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा। बट थ्रू एन अटैक विच वी कॉल एज अ पैरामीटर माइनिंग, इट्स पॉसिबल कि कोई ऐसा पैरामीटर ड्यूरिंग डेवलपमेंट रखा गया हो
जो उसी तरह बाद में प्रोडक्शन में पुश कर दिया गया। तो पैरामीटर माइनिंग के ज़रिए आप यहाँ पे वैल्यूज़ और जो उनका नाम फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी और 1 2 3 इस तरह के पेयर्स को ट्राई कर सकते हो। पैरामीटर माइनिंग के मेथड से आप लिस्ट वर्ड लिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एजेक्स की कॉल्स भी देखनी है, आपने कुकीज़ भी देखनी है, हैशिंग भी देखनी है, इनकोडिंग भी देखनी है, और देन गो फॉर द अनप्रेडिक्टेबल आईडीज़ बाय मेकिंग 2 अकाउंट्स एज वेल। और आइडोर्स आपके जैसे एजेक्स की कॉल्स में भी और एंड पॉइंट की जो एपीआईज होती हैं वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइडोर की प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जी। आप मशीन स्टार्ट कर दें। मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तब तक हम अभी टर्मिनल आपको देख रहे होंगे कि ये रेड वाला ओपन किया है, इसके अंदर एक रूट वाला टर्मिनल भी होता है। तो आप शुरू में पासवर्ड लगा दें और इसको ध्यान से यूज़ करना है बिकॉज इट हैज़ सुपर लेवल एक्सेस। तो ओके ठीक है जी, आपको पहले होम में जाना है। होम है ना, होम होम होम। आप ऐसा करें, दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, सादे वाला ये, क्योंकि ये रूट है तो ये, और मेरी फ़ाइल भी जो है इसके डाउनलोड्स में पड़ी है। ठीक है जी, सूडो OneVPN ये चला लेते हो। इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है, एक आईपी मिल चुकी है, इसको पिंग करके देख लें। पिंग करने के लिए मैं इसको नई टैब ओपन कर लेता हूँ। अभी ये फ़िलहाल तो रिस्पांस नहीं कर रहा मुझे, लेट्स सी। तो मैं उस टाइम तक अपनी आईपी देख लेता हूँ ट्राई हैक मी पर। जी 10.2.1.2.6 एंड 13 और 10.2.1.2.6.13 मैं ट्राई हैक मी के नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, बट ये पिंग नहीं कर पा रहा। इसको हो सकता है कि पिंग ब्लॉक की हो, तो हम इसे ब्राउज़र में खोल के देखते हैं। नो रिस्पांस स्टिल। मैप 10.10.164.115 ठीक है जी। और हम पिंग स्वीप की तरफ जाते हैं। इट इज़ ब्लॉकिंग आवर पिंग प्रोब्स। अगर ऑन भी है तो होस्ट इज़ अप। पोर्ट 80 देख लें इसकी। ठीक है जी, तो इसने रिलेटिवली स्लो रिस्पांस किया है। तो ये मल्टीपल तरीके थे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि Nmap जो आपका मशीन है वो लाइव है कि नहीं। शुरू में इसने डाउन कहा तो इसकी पिंग प्रोब्स जो है उसने कहा शायद ब्लॉक कर रहा हो, तो PN यूज़ कर लें और पिंग स्वीप को ट्राई कर लें, शायद उससे आपको एक्सेस मिल जाए। तो ये हमारे पास पेज आ गया। अब इसमें हमें करना क्या है हम देखते हैं। इसमें इन्होंने हमें कहा है कि आप इस बटन पे जाएं, शायद इस मशीन पे जाएं शायद। हाँ जी, सेम पेज है जी। ठीक है, इसमें लॉगिन करें। टू डू दिस क्लिक ऑन कस्टमर सेक्शन एंड क्रिएट एन अकाउंट। वंस लॉग्ड इन क्लिक ऑन योर अकाउंट टैब। अच्छा जी, तो आप कस्टमर्स में आएँ, ये साइन अप करें। साइन अप में हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं। ठीक है जी, हमने साइन अप कर लिया है जी। अब हम क्या करें जी, कौन से पेज पे जाएं? आप अपने अकाउंट के सेक्शन में जाएं और आप फील करेंगे कि आपके यूज़र नेम और ईमेल्स की फील्ड्स प्री फील्ड हैं। ठीक है, हम योर अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हमारी ये दो फील्ड्स जो हैं कंफर्म ईमेल की और न्यू पासवर्ड की, ये प्री फील्ड आ रही हैं। तो you will notice we'll start the investigation how this information get pre-filled. If you open your browser developer tool, select the network tab and then refresh the page, you'll see a call to an endpoint with this URL। अच्छा, वो कह रहे हैं तो ये सोचें कि ये कैसे प्री फिल्ड आ रही हैं पेज लोड होने पे, कौन सा
कोई API का एंड पॉइंट है जो इसको जिससे ये डाटा मंगवा रहे हैं। देखते हैं, इसके लिए आप इंस्पेक्ट की टैब खोलें, नेटवर्क में आ जाएं और पेज को करते हैं हम रिफ़्रेश। ठीक है, हाँ ये देखें जी, ये इस तरह की कोई चीज़ हमें लग रही है कि जिसके अंदर आईडोर प्रेजेंट हो। तो कस्टमर ID इक्वल टू 15, ये वाला API का एंड पॉइंट है जो हिट हो रहा है और जो डाटा कलेक्ट करके ला रहा है सर्वर से। तो वापस आ जाते हैं जी। तो उन्होंने कहा जो पेज रिटर्न हो रहा है वो जेसन फॉर्मेट में है, बिल्कुल हमें नज़र भी आ रहा है कि एक जेसन फॉर्मेट है। व्हाट इज़ द यूज़र नेम फॉर ID1 एंड व्हाट इज़ द ईमेल फॉर ID3। तो हम 1 करके देखते हैं। 1 में जी यूज़र नेम क्या है, Adam84 एंड विल सबमिट दिस। और 3 के लिए क्या है, ईमेल की वैल्यू वो हमें यहाँ प्रोवाइड करनी है, j@fakemail.thm। ये हम यहाँ लिखते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड दिस रूम एंड जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।